तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी सत्ता पर काबिज रहेगी, कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? फैसला हो चुका है। ईवीएम में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है और 66% से अभी तक ज्यादा मतदान हो चुका है। 5:30 बजे तक के आंकड़े हैं। इसमें सबसे आपको बता दें कि ग्वालियर पूर्व में सबसे कम करीब 43% अब तक वोटिंग हुई है। तो ग्वालियर में 48.75% वोटिंग हुई है और अंबा में 51.65% वोटिंग हुई। यानी कि ग्वालियर में अगर हम देखें तीनों जिलों में, ग्वालियर की जिले की तीनों सीटों पर वोटिंग कम है। जबकि अगर आप देखें तो आगर मालवा में, बदनावर में और ब्यावरा में अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। वैसे ब्यावरा, आगर मालवा और बदनावर की जब आप बात करते हैं, जब आंकड़ों पर गौर करते हैं, तो ये कोई चौंकाने वाला वोटर पर्सन नहीं है। तीनों सीटों पर मतदाता बेहद जागरूक हैं। 2018 में जब दिसंबर में चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था विधानसभा का, तो उस वक्त आगर में 83% वोट हुआ था। उसके साथ साथ बदनावर में करीब 86% वोट हुआ था और ब्यावरा में 80% मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया था। तो अभी इन 3 सीटों के लिए तो कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि ये बढ़ी हुई वोटिंग किसके लिए परेशानी खड़ी कर रही है या किसके लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इन तीनों सीटों, ब्यावरा, बदनावर और आगर मालवा, इन तीनों सीटों पर वोटर पहले से जागरूक है। 2018 में भी जबरदस्त उत्साह दिखाया था और आप यकीन मानिए बधाई के पात्र हैं आगर मालवा, बदनावर और ब्यावरा के वोटर, जिन्होंने कोविड के दौर में भरपूर मतदान किया है। सियासी दलों के सियासी प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बदनावर में अब तक 81% वोटिंग हुई है। हाट पिपलिया में भी 80% वोटिंग हुई है। तो आगर में भी करीब 80% वोटिंग हुई है। सुवासरा में भी करीब 80% वोटिंग ही हुई है। यानी 80 से ऊपर ये 4-5 सीटें हमने आपको बताई हैं। जबकि ग्वालियर के लिए चिंता की बात यह है कि ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर अंबा, यहां वोटिंग कम हुई है। और वैसे आपको बता दें कि पिछली बार भी ग्वालियर जिले की इन सीटों पर कोई बहुत उत्साहवर्धक नतीजे वोटिंग के नहीं आए थे। तब भी 40 से 45% के बीच में ही वोटिंग हुई थी। हाँ, ग्वालियर पूर्व, अंबा और ग्वालियर, इन 3 सीटों पर वोटिंग अभी भी कम चल रही है। हालांकि अब वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, नियम के मुताबिक अगर जो चुनाव का केंद्र है, चुनावी केंद्र है, मतदाता केंद्र है, उस पर अगर आप ऑफिस प्रेमिसेस में शामिल हो चुके हैं तो वहां पर आपको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। अगर पूरे दिन की घटना देखें तो छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। मुरैना में गोलीबारी भी हुई। इसके अलावा 2 प्रत्याशी ग्वालियर पूर्व के, सतीश सिकरवार इस बार कांग्रेस की तरफ से, मुन्ना लाल गोयल इस बार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों को नजरबंद कर लिया गया। गोहद के तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर लिया गया ताकि किसी भी तरह की चुनावी गड़बड़ी की आशंका ना रहे। और गोहद की तो हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। और ये देखिए, ये है तुलसी सिलावट, सांवेर विधानसभा सीट। हाई प्रोफाइल सीट आप कहेंगे, सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट आप इसे कहेंगे। उसकी वजह है पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुड्डू जहां चुनावी मैदान में है। तो तुलसी सिलावट पूर्व मंत्री, वो मैदान में है। आरक्षित सीट है। इस बार पाले बदल दिए। तुलसी सिलावट जहां बीजेपी की तरफ से, तो प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमें एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी भी ज्वाइन करेंगे और मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिए, ग्वालियर से शैलेंद्र है इस वक्त, भोपाल से ही विवेक पटैया भी हैं और इसके साथ साथ संदीप भमरकर भी हमारे साथ हैं। मुरैना से शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीनियर मोस्ट पर्सन इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र नाटा साहब हैं। तो पैनल पर सबसे सीनियर हैं, उनसे मैं शुरुआत करता हूं। नरेंद्र नाटा साहब, आपके तजुर्बे के मुताबिक ये वोटिंग टर्नआउट, ये परसेंटाइल क्या कहता है? हमेशा माना ही गया है कि जब बहुत ज्यादा वोटिंग होता है तो व्यवस्था के खिलाफ होता है। अच्छा। और इस चुनाव का मुद्दा था राजनीति में भ्रष्टाचार, राजनीति में सौदेबाजी। और जब मध्य प्रदेश की जनता ने इतना बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सा लिया
और विशेषकर मैं मालवा की जनता ने जहां 80% से ज्यादा वोटिंग हुआ, तो मुझे प्रजातंत्र में मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है, मतदाता में मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है, और मुझे लगता है कि परिणाम भी प्रजातंत्र के पक्ष में जाएंगे। नाटा साहब, जब आप ये कहते हैं कि ज्यादा वोटिंग होती है तो ये व्यवस्था के खिलाफ होता है, सिस्टम के खिलाफ होता है, मौजूदा सरकार के खिलाफ होता है, ये कहकर आप भले ही आगर, बदनावर, ब्यावरा, सुवासरा जैसे अपने कांग्रेसी प्रत्याशियों की उनका उत्साह बढ़ा दें, लेकिन साथ ही आप चिंता बढ़ा देते हैं सतीश सिकरवार की, आप चिंता बढ़ा देते हैं अंबा और ग्वालियर जैसी सीटों पर सुनील शर्मा की। नहीं, देखिए, एक तो ग्वालियर जैसी सीट की बात कर रहे हैं तो शहरी मतदाता हमेशा बहुत ग्रामीण मतदाता की तुलना में कम बाहर निकलता है, हमेशा उनका मतदान का प्रतिशत कम रहा है। लेकिन आप भी मानेंगे कि जब 80% से ज्यादा मतदान होता है या प्रदेश में जब 67% से ज्यादा मतदान होता है, तो कुल मिलाकर हम सबको इस बात का स्वागत करना चाहिए कि जनता ने उत्साह से भाग लिया, जनता ने माना कि कुछ मुद्दे हैं जिस पर उसको जनादेश देना है, और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगर, बदनावर, ब्यावरा जैसी सीटें जहां 80% से ऊपर वोटिंग हो रही है, वहां तो 2018 में भी वोटर बहुत जागरूक था। आगर में 83%, बदनावर में 86%, ब्यावरा में 83% मतदान हुआ था 2018 में। मैंने कहा था ना कि अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि ज्यादा मतदान का मतलब कांग्रेस जीत रही या मेरी पार्टी जीत रही, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं केवल एक विश्वास कर रहा हूं कि जब ज्यादा मतदान होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जनता कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जनता को लगता है कि हम उन्हें जनादेश देना चाहिए। ठीक, नाटा साहब, मैं आता हूं इस पर आपके पास। अभी तो बहुत कुछ बातें करनी है सर आपसे, आपके तजुर्बे से बहुत कुछ अभी निकालना है हमें। हमारे साथ मूलचंदानी साहब बीजेपी की तरफ से है, और इस बीच देवेश तिवारी मेरे सहयोगी मरवाही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ से केवल एक ही सीट मरवाही पर आज महाजंग हुई है, उपचुनाव हुआ है, और वहां भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। मरवाही से देवेश हमारे साथ है, मैं लौटूंगा देवेश आपके पास। मूलचंदानी साहब, आपके पास आ रहा हूं। जी, नमस्कार सर। सियासत में और इतिहास की कई ऐसी कड़वी यादें होती हैं जो रह रहकर सताती हैं, नींद नहीं आने देती हैं। 2013 में आपके 10 मंत्री हारे थे, 2018 में आपके 10 मंत्री हारे थे, और ये बताता है कि मंत्रियों पर आप तो भरोसा करते, जनता भरोसा नहीं करती है। और इत्तेफाक से इस बार आपके 14 मंत्री मैदान में, जिनमें से 12 तो मौजूदा मंत्री हैं। देखिए भाई साहब, आसिफ जी, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज की जनता जागरूक है और पढ़ी लिखी है, और जिस प्रकार से आपने अभी बात बताई कि मतदान का प्रतिशत हमारे मालवा अंचल में खासकर 80% के ऊपर जा रहा है, और 2018 में भी ये मेरे ख्याल से 83-85 के आसपास था। तो मुझे लगता है ये तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जिस प्रकार से अपील की थी जनता से जहां पर उपचुनाव है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की जीत के लिए मतदान बहुत आवश्यक है, और जी मीडिया ने भी इस चीज को जो है मुझे लगता है कि बढ़ चढ़कर इसका प्रचार प्रसार किया है। इसके लिए मैं बिल्कुल जी मीडिया को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो है इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि जनता ईवीएम के बटन के थ्रू अपना प्रत्याशी का चयन करे और उसमें मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट करे, तो उसका जो है सच निकल के आता है, जो जनता की भावना है वो सही निकल के आती है। जहां तक आपने ग्वालियर की बात करी तो निश्चित रूप से एक उस सीटों का एक ऐसा स्वभाव रहा है, पर फिर भी मुझे लगता है कि अभी जब हम फाइनल परसेंट पे आएंगे तो वहां भी बढ़ावा मिलेगा। और निश्चित रूप से आगरा मालवा तो इस चीज के लिए पूरा प्रसिद्ध है, मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र की मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको मैं लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत मानता हूं। मैं लौट रहा हूं आपके पास मूलचंदानी साहब। नाटा साहब, मूलचंदानी जी सियासी प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। इसके साथ साथ मेरे 4 सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले हम वहीं चलते हैं जहां सबसे कम वोटिंग हुई है। शैलेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र इस वक्त मुरैना में मौजूद हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर में मतदाता बाहर निकला नहीं, हालांकि 2018 में भी कोई बहुत गजब का उत्साह इन सीटों पर ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर में देखने को नहीं मिला था। राकेश मवई और बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहेगा यहां। सीधा मेरा आपसे सवाल यह है, मुरैना की जनता मौजूदा व्यवस्था से, विधायक से, पूर्व विधायक से खुश है, या फिर घर में बैठकर कोरोना का कुछ डर भी है?
देखिए, इसे कोरोना का डर नहीं कहेंगे, बल्कि ये ट्रेंड है। खासकर ग्वालियर मुरैना की बात करें और ग्वालियर पूर्व ग्वालियर की बात करें, यहाँ जो है वो मतदान प्रतिशत 50 से 55% तक ही रहता है। कुछ ही सीटें होती हैं जहाँ 60% से अधिक मतदान हो जाता है। उसमें से एक सीट जौरा भी है, और जो आप देख रहे होंगे अभी जो मतदान प्रतिशत आया उसमें जौरा का मतदान प्रतिशत मुरैना जिले में सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ मतदान प्रतिशत अधिक होता है। और जो आज की अगर बात करें तो जिस तरीके से सुमावली का मतदान प्रतिशत कम हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबह से यहाँ हिंसा हुई एक दो जगह पर, जहाँ जब सुबह सुबह गोलीबारी हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो कुछ मतदान स्थल ऐसे भी थे कि गोलीबारी के बाद वो सूने नजर आए और लंबे समय तक वहाँ कोई मतदाता वहाँ नहीं पहुँचा। हालांकि पुलिस का अधिकारियों का ये दावा है कि मतदान को नहीं रोका गया किसी भी स्थिति में, और जब कोई असामाजिक तत्व ने वहाँ फायरिंग की उसके बाद तत्काल बाद पुलिस ने वहाँ मोर्चा संभाला है और भयमुक्त वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। अगर ग्वालियर पूर्व की बात करें तो ये वो इलाका है जहाँ सबसे अधिक जो है वो संभ्रांत वर्ग रहता है। और पिछले चुनाव की बात करें या इस चुनाव की बात करें तो जो संभ्रांत वर्ग का इलाका है उस इलाके के पोलिंग बूथ पर ये देखने में आया कि जो मतदाता हैं वो कम ही पहुंचे हैं। चाहे वह दाल बाजार की बात करें, नए बाजार की बात करें या सिटी सेंटर जैसा पॉश इलाका है, तो ये जो यहाँ के जो मतदान केंद्र हैं अक्सर जो है वो सूने पड़े रहते हैं और इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं ये ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, खासकर मुरैना और ग्वालियर की हैं। लेकिन बाकी अगर ओवरऑल अगर पिछले उपचुनाव को या पिछले चुनाव को तुलनात्मक अगर अध्ययन देखें तो मतदान प्रतिशत कोविड के समय में भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। लेकिन ये जो सामान्य मतदान है प्रतिशत है ये किस तरफ गया है ये थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अलग अलग जनता के अलग अलग मूड हैं। चाहे क्षेत्र विशेष की बात करें, क्योंकि ये इस इलाके में अधिकांशतः जातिगत आधार पर वोटिंग होती है। विकास के मुद्दे तो होते हैं लेकिन पहली प्राथमिकता है वो जातिगत आधार पर होती है। और यही कारण है कि जिस इलाके में अगर आप जाते हैं जो जिस जाति का बाहुल्य का होगा वो उस जाति की बात करेगा कि इस इलाके में इसका बाहुल्य है। लेकिन आखिर क्या मतदाता के मन में था, क्योंकि इस बार जो है वो मुद्दे बहुत अलग थे। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा जो है इस पूरे अंचल में या कहें कि पूरे उपचुनाव में जोर शोर से उठाया, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता जो है वो सोचने पर व्यवस्थित कि आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे जनता ने मुद्दा माना भी है कि नहीं माना, और अगर मुद्दा माना और यही एक मुद्दा है तो फिर तो मुश्किलें बढ़ेंगी। खैर, गुर्जर, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति यही तीन फैक्टर है वहां पर जातिगत आधार पर जो तय करते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास शैलेंद्र, जहां आप कहते हैं कि संभ्रांत वर्ग थोड़ा कम निकलता है, तो संभ्रांत वर्ग को थोड़ा आदिवासियों से भी सीखना चाहिए। मरवाई चल रहा हूं इस वक्त, देवेश हमारे साथ है वहां पर, और आपको बता दें कि 70% से ऊपर वोटिंग हुई है। 72% आखिरी आंकड़ा था, लेटेस्ट आंकड़ा हम सीधा देवेश से ले लेते हैं। देवेश, जब संभ्रांत वर्ग है, सारी सुख सुविधाएं हैं, समृद्धि है, 4 पहिया गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन है, ऐसे में सीखना चाहिए ऐसे लोगों को मरवाई के उस शख्स से जो पेंड्रा गौरेला के आखिरी कहीं छोर पर रहता है, जो मरवाई के कहीं आखिरी छोर पर रहता है और वो जमकर बाहर निकलता है और खुद वोट करता है और तय करता है कि उसका विधायक कौन होगा। देखिए आसिफ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो व्यवस्था को कोस तो सकते हैं, लेकिन जब उनकी बारी वोट देने की आती है, जब उनकी बारी लोकतंत्र में मजबूत करने की आती है, अपने क्षेत्र को, अपने विधानसभा को, अपने क्षेत्र के विधायक को हाथों को मजबूत करने की आती है, तो वो पीछे हट जाते हैं। बनिस्बत उसके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो वनांचल हैं जहां पर दुर्गम रास्ते हैं, लोग पैदल चलकर कई किलोमीटर दूर से मतदान करने के लिए आते हैं, ऐसे इलाके में 2018 में 82% वोटिंग हुआ था। और अभी 1 घंटा छोड़ करके यानी कि 5 बजे से 6 बजे से पहले तक का जो आंकड़ा है, 5 बजे तक 71.99% वोटिंग हुई है। और यह मान के चलिए कि यह आंकड़ा 75-76% के ऊपर जाने वाला है। तो एक तरह से कहा जाए कि उपचुनाव ही क्यों ना हो, लेकिन मतदाताओं का उत्साह जो है उस इलाके में कम नहीं हुआ। लोग सुबह से कतारों में लगे रहे और शाम तक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। साथ में कोविड के दौर में लोगों के भीतर जो डर था, जो भय था, उससे भी लोग नहीं डरे और अपने घरों से बाहर निकले। चुनाव आयोग ने जिस तरह की व्यवस्था की थी, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की, उसका ध्यान रखते हुए लोगों को जब यह पता लगा कि सरकार हमारी चिंता कर रही है, चुनाव आयोग हमारी चिंता कर रहा है हमारी सुरक्षा की, तो लोगों ने घर से निकला और लोगों ने वोट डाला है। और परिणाम जो है वो देखने लायक होंगे कि कैसे परिणाम आते हैं, क्योंकि बीते चुनाव में जो जीता था वो इस बार चुनाव से बाहर होकर के भारतीय जनता पार्टी को उसने समर्थन दिया है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के क्षेत्र में आंशिक प्रभाव है, वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मरवाही का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प हो चला है। खासतौर पर नहीं, इसमें एक बहुत मेरा जो छोटा सवाल है और बहुत अहम वो सवाल ये, देवेश, जनता क्लियर है कि कौन किसको समर्थन दे रहा है, या अभी भी कंफ्यूजन है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का जोगी का समर्थन कांग्रेस को है कि बीजेपी को है? क्योंकि आखिरी 1 हफ्ते में इतना उलटफेर हुआ कि जनता को भी पता नहीं मैसेज क्लियर हुआ है कि नहीं।
देखिए, सूचना के इस दौर में जहां पर मुनादी से लेकर के स्मार्टफोन के लोगों के हाथों में है, ऐसी स्थिति में सूचनाओं के पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जाहिर तौर पर बरवाही पूरे विधानसभा क्षेत्र के सुदूर अंचल के इलाके में इस बात को पहुंचा दिया गया था कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ है, और उन इलाकों के रहने वाले लोगों को इसके बारे में बखूबी जानकारी थी और लोगों ने उसी के आधार पर अपना मतदान किया है। घर से माइंडसेट बनाकर आने वाले लोग भी बहुत बड़ी संख्या में थे, जिन्होंने तय कर रखा था कि हमको इसके साथ जाना है और इसे वोट करना है। बहुत सारे वर्ग ऐसे भी थे जो कि अजीत जोगी परिवार के चुनाव नहीं लड़ने की वजह से शायद वोट करने नहीं आए। वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक यह भी कारण हो सकता है। और दूसरी बात की जो उपचुनाव होता है उसमें लोगों का उत्साह उस चरम पर नहीं हो पाता जितना बड़े उलझे हुए और दिलचस्प समीकरण है। तब जबकि बलौदाबाजार के विधायक आकर कांग्रेस को समर्थन करते हैं, वहीं गिरौदपुरी धाम भी है इस जिले में, वहीं से सियासत भी बहुत हद तक कंट्रोल होती है या वहां डायरेक्शन वोटर्स को मिलता है। बलौदाबाजार के साथ साथ अगर लोरमी कोटा एक तरफ हो जाते हैं, बलौदाबाजार खैरागढ़ एक तरफ हो जाते हैं, तो जोगी का समर्थन किस तरफ गया जनता बताएगी 10 तारीख को। बेहतर में लौट रहा हूं देवेश, इस पर समीकरणों पर बात करेंगे हम। संदीप भंवरकर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं। संदीप, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूं, और जहां इस वक्त आप हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, जहां से सारी चीजें मॉनिटर हो रही हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है, इन 28 सीटों में से जनता को बेहतर पता है, क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर भी हमने बहुत आंकड़े दिखाए हैं कि कितनी सीटें चाहिए सरकार बचाने के लिए, बनाने के लिए, बीजेपी उसमें कहीं ज्यादा बहुत आगे है। उस एक फैक्टर का कि एक तरफ 28 सीटें चाहिए, एक तरफ अपनी सरकार बचाने बनाने के लिए सिर्फ 8 सीटें चाहिए अपने दम पर, और वैसे अगर एक सीट मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, ये आंकड़ा कितना मूड बदल पाया जनता का? देखिए आसिफ, जो आपने बात की है कितना आंकड़ा चाहिए, ये बहुत ही गहरा सवाल है और इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वक्त बीतेगा। इस पर चर्चा तब शुरू हो सकती है जब नतीजे आ जाएं। आप इशारा समझिए आसिफ इस बात का कि बहुमत का आंकड़ा हासिल करने की होड़ नतीजे आने के बाद में भी चलती रहेगी, और यही वजह है कि ये नतीजे ये बताने वाले हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, उससे बीजेपी हो या कांग्रेस अपनी अग्नि रणनीति तैयार करेगी। इस वक्त में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो वोटर टर्नआउट आया है, जो 70% है, कहीं कहीं 50% है, ये आखिर क्या इशारा करता है? इससे पहले हमने जब पिछले हम ये देखें, मध्य प्रदेश में 2 साल में ये तीसरी बार हम चुनाव देख रहे हैं। पिछले 2 साल पहले ठंड के इन्हीं दिनों में हमने विधानसभा के मुख्य चुनाव देखे थे 2018 में, 2019 में लोकसभा का इलेक्शन भी बीच में आया था। लेकिन मेन मुख्य चुनाव में हमने ये देखा कि वोट ऑफ परसेंट बहुत बड़ा है। जब पिछले 2018 में वोट परसेंट इतना ज्यादा जा रहा था तब सभी चौंक उठे थे, और नरेंद्र नाहटा साहब ये बात जानते हैं जो पिछले कई इलेक्शन देख रहे हैं कि ये वोट ऑफ परसेंट बढ़ा था और कांग्रेस के पक्ष में बहुत सारे वोट चले गए थे, विधायक ज्यादा आ गए थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी। और इसीलिए इस फॉर्मूले को एक बार और पुष्टि हो गई कि ज्यादा वोट ऑफ परसेंट जब भी होता है तब सरकार के अगेंस्ट जाता है और किसी नए दल को मौका दिया जाता है। कांग्रेस को यहाँ पर सरकार बनने का मौका मिला। हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं दरअसल ये अपने आप आए हुए चुनाव नहीं है, बल्कि ये थोपे गए चुनाव है। इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जानबूझकर अपने पद से इस्तीफा देकर इन विधायकों ने दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश की और चुनाव लड़ा उन्होंने, और इसमें ये थोपा गया चुनाव इसीलिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या मतदाता भी इसमें दिलचस्पी लेता है? तो ये वोट ऑफ परसेंट ये बता रहा है कि मतदाता ने दिलचस्पी ली है। वो जब वोट डालने गया है तो वो ठान के गया है, कुछ ना कुछ उसके मन में है, तो इस थ्योरी को भी बल मिल जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक जो शैलेंद्र बात कह रहे थे कि जब वोट डाले जाते हैं तो जातिगत आधार पर डाले जाते हैं, और जो 16 सीटें जो मुख्य हैं जहाँ पर शैलेंद्र मौजूद है और हम भी वहाँ पर होकर आए हैं उन सभी सीटों पर, वहाँ पर हमने ये देखा है कि जातिगत आधार मुख्य मुद्दा रहता है, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में सामने आ गए हैं, और वो है उपचुनाव। तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखा गया है। तो फिलहाल ये तो बताता है कि मतदाता ने कुछ ना कुछ ठान रखा है। क्या ठान रखा है ये बात अलग है, ये नतीजों के वक्त में सामने आ जाएगा। हालांकि मत जो ईवीएम में कैद होकर रख गया है। अब यहाँ पर जो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, जब अचानक से वोट ऑफ परसेंट बढ़ जाता है तो राजनीतिक दल इतने अनुभवी होते हैं कि वो इसमें से बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ये आपको खुलकर, जैसे नरेंद्र नाहटा जैसे लोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, ये खुलकर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन
ये राजनीति में चुनाव शास्त्र की किताबों में जरूर लिखा रहता है कि ऐसे में वोट को प्रभावित करने के लिए क्या किया जाता है। जहां पर विरोधी दल को वोट डाले जा रहे हों, वहां हमने देखा, जैसे शैलेंद्र ने बताया, वहां पर हिंसा पैदा की गई और उन जगहों पर लंबे वक्त तक मतदाता नहीं मिले, खाली रहे। यानी जिन्होंने ये हिंसा फैलाने की कोशिश की थी, उनका मकसद साफ था कि वो वोट ऑफ परसेंट को घटा देंगे। तो